हेलो गाइस। नमस्कार आप सभी लोगों को। गाइस, आज हम गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता है हम अपनी हिस्ट्री को सीरीज चला रहे हैं। हिस्ट्री की सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त वंश। आज हम गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ठीक है। और हमारे साथ इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। और आपको पता है हम अपनी क्लास में रैपिड फायर रिवीजन करते हैं, यानी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं कम समय में, ठीक है गाइस। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, यानी जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना किसने की थी। तो आपको बता दें जो गुप्त वंश की स्थापना जो की थी वो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश की स्थापना सबसे पहले किसने की थी, तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो सबसे पहले जो की थी वो हमारे श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी, श्रीगुप्त ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने सामंत के ही रूप में काम किया था। एक श्रीगुप्त हो गए और दूसरे घटोत्कच हो गए, ठीक है। पहले नंबर पर श्रीगुप्त थे, दूसरे नंबर पर घटोत्कच थे और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी। तो आपको बता दें गाइस कि जो गुप्त वंश की राजधानी थी वो हमारी पाटलिपुत्र थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो गुप्त काल है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, यानी गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं बनाई जाती थी इनको क्या कहा जाता था। तो आपको बता दें गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा बनी होती थी इन्हें दीनार कहा जाता था, ठीक है। दीनार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, यानी समुद्रगुप्त की जानकारी जो है वो किस अभिलेख से मिलती है। तो आपको बता दें जो समुद्रगुप्त की जानकारी है यह है हमारे इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखा है, यानी जो इलाहाबाद में है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह किसने लिखा है। तो यह हमारा हरिश्चंद्र ने लिखा है। और हरिश्चंद्र कौन थे? तो यह हमारे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक था वो हमारे, अगर हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित थी। तो आपको बता दें गुप्त काल में सबसे अधिक प्रचलित भाषा जो थी वो संस्कृत थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फैयान भारत आया था, यह किसके शासनकाल में, यानी कि जो फैयान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में हमारा फैयान विदेशी यात्री भारत आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों ने किन से प्रेरणा ली थी। तो गुप्त शासक जो थे इन्होंने मौर्य शासकों से प्रेरणा ली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रयोग में थी। तो गुप्त काल में जो लिपि का प्रयोग होता था वो ब्राह्मी लिपि का होता था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपको बता दें गाइस कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो हमारे कुमारगुप्त थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। गुप्त काल में कौन सी धातु से सिक्के बनाए जाते थे। तो आपको बता दें गुप्त काल में जो सिक्के बनाए जाते थे वो तांबा, चांदी, सोना यानी सभी धातुओं के बनाए जाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था। तो जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है इसको भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हमारा, अगर आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो है हमारा भारतीय नेपोलियन
आपको बता दें कि ये वाला क्वेश्चन जो है वही गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारा आईबी आप उठा के देख लेना, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 में पूछा गया है। आप अभी का प्रेजेंट का पेपर जो हुआ था अभी वाला, तो उसमें देख लेना सिक्योरिटी असिस्टेंट में 30 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें देख लेना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था। तो गुप्त काल में आपको बताना है कि कौन सा धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख था। तो वैदिक धर्म और हिंदू धर्म सबसे ज्यादा प्रमुख धर्म थे गुप्त काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट किस काल से संबंधित थे। तो आर्यभट्ट जो थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी, ये हमारे गुप्त काल से ही संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो आर्यभट्ट की जो प्रमुख कृति है वो हमारी आर्यभट्टीय है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो गुप्त काल में जो कला का प्रमुख केंद्र था वो हमारा अजंता था। अजंता हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की मूर्तियां प्रसिद्ध थी। तो गुप्त काल में पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में रहते थे। तो नवरत्न जो थे ये हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कालिदास का संबंध किससे है। तो कालिदास का संबंध क्या था, एक साहित्य थे, यानी जो कालिदास थे वो हमारे एक साहित्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालिदास की प्रमुख कृति कौन सी है। कालिदास की मेघनाथ यानी तो मेघदूत, ये हमारी प्रमुख कृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विज्ञान की उन्नति किस विद्वान से जुड़ी है। तो विज्ञान की यानी साइंस की जो उन्नति है वो आर्यभट्ट, ब्राह्मीर और ब्रह्मगुप्त इन सभी से जुड़ी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो गुप्त काल में हमारी सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्कों पर किसकी आकृतियां होती थी। तो राजाओं की आकृतियां होती थी गुप्त काल के सिक्कों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि स्कंदगुप्त ने किससे युद्ध किया था। तो स्कंदगुप्त ने अगर हम बात करते हैं तो हिरणों से मतलब कि युद्ध किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि दान पत्र किस लिपि में लिखे गए थे। तो गुप्त काल में अगर पूछी जाए लिपि की तो हमेशा ब्राह्मी लिपि लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति हुई थी। तो गुप्त काल में आपको बता दें कि कला और साहित्य में सबसे अधिक उन्नति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन था। तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे वो हमारे कौन थे। तो ये हमारे बराहमिहिर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा कि बृहत संहिता के रचयिता कौन है। तो बृहत संहिता के जो रचयिता थे वो भी हमारे कौन थे, बराहमिहिर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लघु गणित की खोज किसने की थी। तो लघु गणित की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो गुप्त साम्राज्य के जो पतन का मुख्य कारण था वो हिरणों का आक्रमण था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि गुप्त काल में कौन सा कर प्रमुख था। तो गुप्त काल में अगर कर की बात करते हैं तो भूमि पर लगने वाला जो कर था वो सबसे प्रमुख था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान व्यापारिक केंद्र कौन था। यानी जो गुप्त काल में के दौरान जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन था। तो व्यापारिक केंद्र जो था वो हमारा ताम्रलिप्त था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये भी हमारा कहाँ में लिखा गया था, ये भी हमारा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि गुप्त काल के उत्तर में कौन सा राज्य उभरा था। तो गुप्त काल के उत्तर में अगर हम बात करते हैं, उत्तर मतलब बाद में, तो हर्षवर्धन का साम्राज्य आया था, यानी वर्धन वंश आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में जो मंदिर वास्तुकला थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश से हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो स्कंदगुप्त था,
यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारे सभी क्वेश्चन गुप्त वन से संबंधित थे और ये हमारे सभी क्वेश्चन PYQ है, यानी कि जितने भी पिछले एग्जाम से पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन ही हम आपको लेके आते हैं। ठीक है, और ये क्लास आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। गाइस क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और एक बार क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, और हमारे साथ इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए आप अपनी GS बेहतरीन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए क्लास को अंत करते हैं आज की क्लास का।